मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे। उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश, इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं। उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मान्यवर, ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर, और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं। वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है।
वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चियों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सभा में आएगा, इसको लेके विपक्ष इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, इसको काला दिन बता रहा है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला दिन कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है, उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना, सारे कांग्रेस के सांसद। अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है और देश में प्रदेश में इसी तरह की चर्चा को छेड़ते हैं। हमने आपने पूरे देश ने देखा है संभल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अधिकारी गणों का रोल क्या था। पुलिस खुद वोट डाल रही थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। कोई सोच सकता है कि एक आईएएस अधिकारी पर यह आरोप लगे कि आपके बैठे हुए कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे। 500 करोड़ रुपए आपने टीवी में, विजुअल में, खबरों में देखे हैं और उत्तराखंड में भी पैसे पकड़े गए। गंगा सफाई नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है। इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है, बिल लाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके, ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी?
आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। चलिए सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कल विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं कि शांति से कल वहां पर पारित हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए बिल था, उनके हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा, उनके भले के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल था। ऐतिहासिक दिन रहा। अब सोचिए, 50 लाख एकड़ की जमीन उन गरीबों को काम आएंगी। अब किराया, वहां से पैसे जनरेट होंगे जो मुसलमान समाज के काम आएंगे, जहां पर अब खाली 123-126 करोड़ रुपया आ रहा है, जहां कई हजार करोड़ रुपए आने चाहिए। अब वो सारे गरीब वेलफेयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात। लेकिन अखिलेश यादव ने बिल के डिस्कशन के दौरान महाकुंभ की बात उठाई। इससे पता चला कि वो 27 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको वक्फ बिल से कोई मतलब नहीं था। देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर सीए आया तो उससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना है? ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है, उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक? तो बेसिकली कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना, और चर्चा किस पे? वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए हैं।